नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। नए साल में इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी कैसी हो ताकि आकर्षक रिटर्न मिल पाए, आज हम आपको यही बताएंगे। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट से जुड़े कुछ टिप्स देंगे, एक्सपर्ट्स की मदद से आपको बताएंगे कि कहां और किस सेगमेंट में कितना निवेश आपको करना है, कैसे निवेश करना है। 24 जो है आने वाला साल, वो ओवरऑल किस तरह का रहेगा ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिल सके। पहले ये रिपोर्ट देखिए, लौट रहे हैं खास मेहमानों के साथ। नए साल में निवेश ऐसा कि बरसे पैसा। जाहिर है इसके लिए स्मार्ट इन्वेस्टमेंट प्लान का होना बेहद जरूरी है, यानी निवेश की स्ट्रैटेजी बिल्कुल पुख्ता होनी चाहिए। दरअसल जो इन्वेस्टमेंट आप मार्केट और दूसरी फाइनेंशियल स्कीम्स में करते हैं, उसका रिटर्न कितना मिल रहा है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज के दौर में परंपरागत निवेश की बजाय लोग निवेश के दूसरे विकल्पों की ओर रुख कर रहे हैं। खासकर जितनी तेजी से देश में डीमैट खाते खुले हैं, उससे साफ है कि लोगों का शेयर बाजार की ओर रुझान बढ़ा है। निवेश का ये अच्छा विकल्प तो है, लेकिन इसमें जोखिम भी ज्यादा होता है। तो फिर निवेश के और क्या विकल्प हो सकते हैं, इसे समझना होगा। सबसे पहले म्यूचुअल फंड की बात करते हैं। ये एक ऐसा फंड होता है जो एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज ऑपरेट करती है। म्यूचुअल फंड के इन पैसों को फंड मैनेजर बॉन्ड, शेयर मार्केट समेत कई जगहों पर निवेश करते हैं। म्यूचुअल फंड में शेयर बाजार की तरह जोखिम नहीं होता। आमतौर पर म्यूचुअल फंड को खरीदना बेचना बेहद आसान होता है। बात एसआईपी की करते हैं। छोटे निवेशकों में एसआईपी काफी लोकप्रिय है। इसमें मंथली 500 से 1000 रुपए से भी निवेश शुरू किया जा सकता है। कोई भी एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकता है। इसमें बाजार में होने वाले उतार चढ़ाव से जुड़ा जोखिम बेहद कम होता है। आप एसआईपी को कभी भी रोक सकते हैं। इसमें लॉन्ग टर्म में बेहतर रिटर्न मिलने की उम्मीद रहती है। आजकल सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश का चलन भी खूब बढ़ा है। इसे सरकार की ओर से आरबीआई जारी करती है, इसलिए इस पर सरकारी गारंटी होती है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 8 साल के लिए होता है, जिसमें 5 साल से पहले रकम की निकासी नहीं कर सकते। इस पर 2.5% का सालाना ब्याज मिलता है। फाइनेंशियल प्लानर भी कहते हैं कि पोर्टफोलियो में निवेश का कुछ हिस्सा गोल्ड के तौर पर होना चाहिए। आप ईटीएफ के जरिए भी गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए बुढ़ापे की लाठी के तौर पर एनपीएस सबसे सुरक्षित निवेश है। ये एक सरकारी निवेश की स्कीम है। एनपीएस के तहत कर्मचारी रिटायरमेंट के समय कुल जमा राशि का 60% निकाल सकता है। बची हुई 40% की राशि पेंशन योजना में चली जाती है। एनपीएस खाते में नियमित रूप से निवेश करना होता है। इसके अलावा सरकारी बैंकों के रिकरिंग और फिक्स डिपॉजिट भी सुरक्षित निवेश में से एक है। इसमें किन्हीं भी परिस्थितियों में आपका पैसा नहीं डूब सकता। ऐसे में जरूरी है कि आप ये सुनिश्चित कर ले कि निवेश का कितना हिस्सा आपको कहाँ लगाना है, ताकि आपके पैसे का मैक्सिमम रिटर्न आपको मिल सके। फिलहाल कोई भी निवेश करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल प्लानर से सलाह जरूर लें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज की चर्चा के लिए। हमारे साथ हैं अजय बग्गा सर, चेयरमैन एलिमेंट्स प्लेटफॉर्म्स के और जाने माने मार्केट एक्सपर्ट हैं। बग्गा सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ हैं विजय मंत्री जी, जो कि को फाउंडर हैं जेआरएल मनी के। विजय सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे पास हैं पंकज मटपाल जी, एमडी हैं ऑप्टिमा मनी के। पंकज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बग्गा सर, चर्चा की शुरुआत आपसे ही। 2023 तो सर हर लिहाज से शानदार रहा। शेयर मार्केट में जमकर कमाई की लोगों ने, बैंकों ने भी एफडी बहुत ज़्यादा नहीं भी बढ़ाई हुई तो कम से कम घटाई भी नहीं। तो कुल मिला के एक अच्छा साल साबित हुआ 2023। अब सेंटा क्लॉज रैली चल रही है सर, 24 का क्या होगा? देखिए, मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, फ्लोज लौट के आएंगे। तो जो एफआईज फ्लोज में तब्दीली हुई, इनफ्लो में कन्वर्ट हुए पिछले 3 महीने में, वही जारी रहने की उम्मीद है। और डोमेस्टिक फ्लोज तो जारी हैं। अब सब दारोमदार इस पे रहेगा कि अर्निंग्स किस तरह से आते हैं। तो हमारी उम्मीद है कि ज़्यादातर अर्निंग्स अच्छे हैं। कुछ एक सेक्टर्स रहेंगे जो मायूस करेंगे, जैसे आईटी वगैरह हो गया, जो ग्लोबली लिंक्ड सेक्टर्स हैं। थोड़ा सा ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन होती है, बट भारत की इकोनॉमी दमदार है। और मैक्रो में रेट हाइक का जो सिलसिला पिछले 2 साल रहा, 2022 और 2023 में, वो खत्म हुआ है और रेट कट आते हैं मार्च अप्रैल ऑनवर्ड्स। तो फेड का रेट कट है
और आरबीआई भी फॉलो थ्रू करेंगे। जून तक आरबीआई का भी रेट कट आता है, तो माहौल अच्छा बनेगा इक्विटीज के परफॉर्मेंस के लिए, कंपनीज के परफॉर्मेंस के लिए। भारत का मैक्रो सुदृढ़ है, फ्लोज अच्छे हैं, मोमेंटम अच्छा हम लेके जा रहे हैं। तो 20-25% वाला रिटर्न तो नहीं देखेंगे अगले साल। फिर से स्मॉल कैप मिड कैप जो 40-40% रिटर्न इंडेक्स लेवल पे दे गए, वो मीन रिवर्ट करेगा, तो वो कम होना चाहिए। लार्ज कैप और क्वालिटी नेम ये ज्यादा, मुझे लगता है कि ये ज्यादा आउट परफॉर्म करेंगे अगले साल के लिए, दीपक जी। ऑल राइट, तो लार्ज कैप जो है ये ज़्यादा आउट परफॉर्म रहने की संभावना है, और स्मॉल कैप और मिड कॉल पर कॉशियस होके आपको आगे बढ़ने चाहिए। ये वाकई में ये थोड़ा सा जो सेंटिमेंट आ रहा है एक्सपर्ट्स का वो इसी तरह का आ रहा है। लेकिन मंत्री सर, एक आम आदमी जो है जिसको बहुत ज़्यादा मार्केट कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, वो सिर्फ हेडलाइंस पढ़ता है। उसको सिर्फ एक चीज़ से मतलब होता है कि 2024 में पैसा मैं लगाऊं, सुरक्षित रहे, स्टेबल रहे। तो एक स्टेबल म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अगर बनाना हो तो उसके लिए बुनियादी बातें उसको 24 में क्या ध्यान रखनी है सर? बुनियादी बातें एक तो कि आपको अपना इन्वेस्टमेंट नहीं बेचना है। मतलब हमने देखा है कि 13,000, 14,000, 15,000, 16,000 अलग अलग लेवल पे इन्वेस्टर ने पैसा निकाला है। काफी इन्वेस्टर ने एसआईपी बंद की है। मतलब म्यूचुअल फंड के जो 17,000 करोड़ के एसआईपी की नंबर आता है, 50-50% एसआईपी बंद होती है, वो नहीं करना। तो पहले तो क्या नहीं करना वो जानना भी बहुत जरूरी है। क्या करना है, तो लार्ज कैप की तरफ आपको जाना है। और अगर आप डेटा देखेंगे 2013 से हर कैलेंडर ईयर के 2023 तक, तो जिस साल स्मॉल कैप ने बेस्ट रिटर्न दिया है, अगले साल या तो मिडिल में आ गया है, वर्स्ट आ गया है। खाली 2020 या 21 के ऐसे साल है जब स्मॉल कैप कंटिन्यूसली 2 साल तक टॉप में रहा, लेकिन उसका रीजन ये था कि 18-19 कंटिन्यूसली 2 साल वो बॉटम में रहा है। अभी 2020 में स्मॉल कैप ने बेस्ट रिटर्न दिए, 2021 में बेस्ट रिटर्न दिए, 2022 में सेकंड वर्स्ट रहा है, खाली -1.8% पे। अभी बहुत अच्छा रहा स्मॉल कैप। तो मेरे हिसाब से रिवर्सल टू द मीन इस बार लगता है 2024 के अंदर होगा। तो नया अलोकेशन मेरे हिसाब से स्मॉल कैप में नहीं करे, करना भी है तो एसआईपी के थ्रू करें और लंबा समय का व्यू लेके करें। ज्यादा वैल्यू लार्ज कैप में दिख रही है। और बहुत इंटरेस्टिंग, अगर आप देखो डेट के अंदर लिक्विड फंड में 7.5% का वाईटीएम है, फ्लोटर के अंदर 8% के ऊपर का वाईटीएम है, मीडियम टर्म फंड में 8% के ऊपर का वाईटीएम है। और म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड में पैसा कंपाउंड होता है। आपको टैक्स इंसिडेंट तभी लगता है जब आप पैसा निकालो। तो मेरे हिसाब से अगर आप इक्विटी में पैसा डालना तो ज्यादा पैसा लार्ज कैप में रखें, वो भी एक टाइम पैसा नहीं डालें, स्टेगर करके पैसा डालें। और इंटरेस्टिंगली अगर आप इंडिया देखेंगे तो इंडिया 1-2 साल का स्टोरी नहीं है। हमारी किस्मत बहुत अच्छी है कि हम इस समय पैदा हुए हैं। मतलब हमारे दादाजी ने शायद समय देखा नहीं होगा। हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है कि इस समय पैदा हुए जहां हमारे को इतना प्रोमिनेंस मिल रहा है। और मेरे हिसाब से ये इकोनॉमिक्स की वजह से है, और हमारी इकोनॉमी मजबूत से मजबूत होती रहेगी। लेकिन आप जो कह रहे हैं 24 में रुकना नहीं है, आपको एब्रप्टली अपनी जर्नी को रोक नहीं देना है, जैसा कि कई लोग कर देते हैं, चलते चलते एसआईपीज बंद कर देते हैं। आपको बने रहना है, ये है 2024 के लिए निवेश का बड़ा मंत्र। मटपाल जी, आपके पास आएंगे। देखिए 2024 में मैं फिर से बोलूँगा, जो नौकरी पेशा लोग हैं या जो अभी की रैली देखकर बहुत सारे लोग जुड़ भी रहे हैं, हेडलाइंस पढ़ते हैं फिर वो टटोलते हैं कि क्या हो रहा है, तो निवेश के प्रति उनका एक चार्म भी बनता है। ऐसे लोग अगर आएँ तो क्या जाएं? 100% इक्विटी में जाएं? परंपरागत रूप से कहा जाता है कि डेट प्लस इक्विटी प्लस गोल्ड, तो क्या एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी हो पंकज जी? बिल्कुल दीपक जी, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने गोल सेट करें। आपके गोल किस तरह के हैं उस पर निर्भर करेगा कि आपका पोर्टफोलियो कैसा बने। आपके शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म गोल हो सकते हैं। और यदि आप बहुत शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं, 1-2 साल के बाद पैसों की जरूरत हो, ऐसे में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आपको इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। उसके बजाय आप डेट ओरिएंटेड फंड्स में करें। लेकिन यदि आप 4-5 साल की बात कर रहे हैं तो आपके पास हाइब्रिड फंड्स की चॉइस है, या फिर आप पोर्टफोलियो में डेट और इक्विटी दोनों को शामिल करें।
और ज्यादा एलोकेशन आपका डेट में हो। लेकिन जब बात आती है लॉन्ग टर्म की, तो वहां पर डेफिनेटली, क्योंकि इक्विटी में पोटेंशियल है बेहतर रिटर्न दिलाने का, तो इसके लिए वहां पर आपको इक्विटी में एलोकेशन पैदा करना चाहिए। दूसरी बात ये भी समझना जरूरी है कि विद इन इक्विटी, क्योंकि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, अलग अलग तरह के मार्केट सेगमेंट्स हैं। और जैसा भी बात कर रहे थे अजय सर और विजय सर की, कि हमने देखा स्मॉल कैप में अच्छी रैली हुई, और उसकी वजह से बहुत से इन्वेस्टर्स स्मॉल कैप में एक्सपोजर ज्यादा ले रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि ज्यादा पोटेंशियल दिखाई दे रहा है लार्ज कैप में, क्योंकि जो चीज कम चली है वहां पर उम्मीद ज्यादा की जा सकती है। तो लार्ज कैप को पोर्टफोलियो में शामिल करना, अगर हम बात करें अगले कुछ साल के हिसाब से, तो वो बेहतर रहेगा। लेकिन एट द सेम टाइम स्मॉल कैप को इग्नोर नहीं करना है, मिड कैप को इग्नोर नहीं करना है। यदि आप बात करें रिटायरमेंट के पोर्टफोलियो की, आप 25-30 साल के हैं और आप अगले 30 इयर्स 35 इयर्स के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप के साथ मिड कैप, स्मॉल कैप सभी होना चाहिए। और स्टैगर्ड मैनर में एसआईपी के जरिए आप निवेश करेंगे। बेशक जब आप बात कर रहे हैं लंबी अवधि की, तो अपने पोर्टफोलियो को अपने ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिस्क एपेटाइट और इन्वेस्टमेंट होराइजन, इन 3 बातों के आधार पर आप तय करें। बिल्कुल, यानी कि आपने जो शुरुआत में कहा, मैं 2024 का जो एंट्री अप कर रहे हैं, जो नए नए लोग हैं निवेश के लिए, उनको वही जो बुनियादी सिद्धांत है, पंकज जी कई बार बता भी चुके हैं, पहले गोल सेट कीजिए अपने और उसके बाद फिर निवेश की स्ट्रैटेजी बनाइए। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूँ। ब्रेक के उस पार देखिए 2024 जो है ना, वो बड़ा उथल पुथल वाला साल भी है। अमेरिका में चुनाव है, इंडिया में चुनाव है, दोनों बड़े देश हैं, बड़ी ताकतें हैं, क्या कुछ ग्लोबल इम्पैक्ट होगा, दो जगह हम वॉर देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इम्पैक्ट करेंगी आपके निवेश को भी। तो उनको ग्लोबल जो हालात हैं उनको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे और ग्लोबल हालातों का सीधा सीधा आपकी जेब पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ताकि निवेश की सही स्ट्रैटेजी आप बनाएं। एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो 2024 में प्लान ऐसा कि बरसेगा पैसा, निवेश आपका सुरक्षित रहेगा, आप पैसा बनाएंगे भी और बचाएंगे भी। कुछ इस तरह की हम स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं बहुत ही खास मेहमानों के साथ। बग्गा सर, भारत में चुनाव, अमेरिका में चुनाव, जैसा हमने कहा कि अभी दो जगह अनसर्टेनिटी है, लड़ाई है, कहाँ तक जाएगी, कैसे जाएगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं सर जो दिमाग में रखनी है निवेश से पहले, ग्लोबल इवेंट्स? देखिए, काफी ग्लोबल इवेंट्स फोरकास्ट है। जियोपॉलिटिक्स है, पहले 2 जगह शूटिंग वॉर चल रही है, और जैसे हमने रेड सी का इशू देखा था, जिससे थोड़ा बहुत ट्रेड का डिसरप्शन हुआ सुएज कैनाल से, इस तरह की चीजें लाजमी है कि हो सकती हैं। बट हमने ये भी देखा कि मार्केट इनको पचाता जा रहा है, तो मार्केट पे या तेल की कीमतों पे हमने असर आते नहीं देखा। तो अहमियत हमें देनी है फंडामेंटल्स पे। 70 से ज्यादा, दीपक जी, देशों में अगले साल चुनाव है, और लगभग दुनिया के 420 करोड़ लोग की आबादी चुनावों में जाएगी, जिसमें भारत और अमेरिका आप कह सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण है। यूके में भी चुनाव रहेंगे। तो ये वॉलेटिलिटी रहती है। भारत में क्या है कि स्टेट्स का जो जिस तरह के रुझान आए स्टेट इलेक्शन से, वहां से पॉलिटिकल कंटिन्यूटी मार्केट्स ने बहुत अच्छी तरह फैक्टर इन कर ली है। तो भारत का वो पॉलिटिकल रिस्क बहुत कम हो गया है। बट फिर भी मैं कहूँगा कि मार्च अप्रैल में जब चुनाव में हम जाते हैं और गर्मी शुरू हो गई चुनावों की, तो थोड़ा बहुत एफआईज शायद हाथ रोक सकते हैं, और फिर मई में नया पैसा आना शुरू हो जाएगा जब नई सरकार बन जाती है। तो ये जरूर रखना। और तीसरा सबसे बड़ा बात रहेगा कि रेट कट आएंगे, इन्फ्लेशन गिरेगी दुनिया भर में। चौथा चीज है चीन क्या करता है। चीन का फिस्कल स्टिमुलस अगर आता है, क्योंकि इस साल उन्होंने मायूस किया, बहुत कॉस्मेटिक रिस्ट्रक्चरिंग हुई, उनका प्रॉपर्टी क्षेत्र काफी प्रॉब्लम में है। फिस्कल सपोर्ट चाहिए इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए, तो वो अगर आता है तो मेटल्स दौड़ेंगे। वो जरूर हमें क्लोजली देखना। तो दुनिया 2 हिस्सों में आप देख सकते हैं, अमेरिका, भारत, जापान, ऐसे देशों में स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ है, यूरोप में मध्यम है, चीन में मध्यम है,
और काफ़ी इमर्जिंग मार्केट्स में प्रॉब्लम है जहाँ डिफ़ॉल्ट वगैरह है। अर्जेंटीना अगर आप देखें 160% का इन्फ्लेशन चल रहा है, इंटरेस्ट रेट इतने हाई चल रहे हैं, नए प्रेसिडेंट आए हैं कुछ नई नीतियां लेके, तो ऐसे देश टाइम लगाएंगे रिकवरी में। तो टू फेस्ड ग्लोबल इकोनॉमी रहेगी, इतनी तेजी से नहीं बढ़ेगी। इसमें भारत एक गोल्डन स्पॉट है, तो उससे फ्लोज भारत में आते रहने चाहिए। बट फिर भी प्रॉब्लम यही रहेगी, अर्निंग्स देखनी पड़ेगी, और अर्निंग्स में कुछ सेक्टर्स हैं जो पिछड़ेंगे। बट सबसे अच्छा जो सेक्टर लग रहा है फाइनेंस, आई थिंक वो कायम रहना चाहिए और उसको अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। बट मैं कहूँगा कि ज़्यादा रुझान लार्ज कैप्स, और पंकज जी ने बहुत अच्छी बात की, विजय साहब ने भी वही कहा, इन्वेस्टेड रहना है। ये देखिए, ये तो विश्लेषण हम देते रहेंगे, अमेरिकन प्रेसिडेंट की इलेक्शन है, उसका भी डेटा है, वो कभी बात करेंगे। और तो ये सब तो बातें आती रहेंगी, बट मार्केट क्या करते हैं, मार्केट तो बढ़ते रहेंगे। आपको अपने गोल्स के लिए सेव करना है और इन्वेस्ट करना है और इन्वेस्टेड रहना है। ये सबसे बड़ा मैं कहूँगा मूल मंत्र रहेगा 2024 के लिए, कि बने रहिए। एब्सोल्युटली, बिल्कुल, ये बने रहना का ही मुझे लगता है कि सबसे बड़ा मंत्र है। इसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, बस जहाँ निवेश करें परफेक्ट रूप से सारी रिसर्च के बाद निवेश करें और उसके बाद बने रहें, और फिर देखिए कि आपका पैसा, हम जो कह रहे हैं कि बनेगा भी और बचेगा भी, ये दोनों क्योंकि साथ साथ चलना चाहिए, तभी मज़ा आएगा। मंत्री सर, अब एक जो हमने जो रिसेंट जो एक नया ट्रेंड देखा है, ख़ासतौर से हमने देखा कि जेन ज़ी भी अब निवेश में आ रहा है। हेडलाइंस देखते हैं वो इधर उधर और फिर फटाक से जाते हैं और उनकी पॉकेट मनी फटाफट डालना शुरू कर देते हैं। ये थोड़ा सा क्रिप्टो में पहले हमने देखा ज़्यादा, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि अब वो एक मैच्योर निवेशक की तरह बिहेव कर रहे हैं, और जो डीमैट्स खाते बड़े हैं वो साफ साफ बता रहा है कि लोगों का रुझान निवेश की तरफ आ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक कैच आता है, जो पुराने सीजन लोग होते हैं वो कहते हैं साहब म्यूचुअल फंड में जाइए, वो सबसे बेस्ट तरीका है मार्केट में आने का। लेकिन फिर कई लोगों को ना एक चार्म लगता है स्टॉक में, स्टॉक अगर साथ में रहेगा, सुबह शाम कुछ ना कुछ एक्शन दिखते रहेगा उसमें, तो वो तो क्या एक बेस्ट रहे सर, इक्विटी में रहें या फिक्स्ड इंटरेस्ट वाले में, थीम क्या बनाए 24 को? देखिए, पहले तो जो आपने बात बोला उसके ऊपर बोल देता हूँ कि मैं जो हर 8-10 साल में बाजार में और हर असेट कैटेगरी के अंदर नए इन्वेस्टर आते हैं, उनकी शायद मेमोरी नहीं होती पास्ट इंसिडेंट की, तो वो एक्सपेरिमेंट करते हैं और हर बार ये स्टॉक्स में, डायरेक्ट स्टॉक्स में एक्सपेरिमेंट करते हैं। लेकिन इस बार इंटरेस्टिंगली वो एक्सपेरिमेंट डायरेक्ट स्टॉक्स में नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर आप पिछले साल का डेटा देखो तो एनएससी के कैश मार्केट पे खाली 8,700 करोड़ की बाइंग हुई है, जबकि म्यूचुअल फंड में 1,54,000 करोड़ का इक्विटी ओरिएंटेड फंड में पैसा आया है। क्या बात है। तो और अगर हम पिछले 10 साल की आपको डेटा देता हूं तो डायरेक्ट स्टॉक्स में एनएससी के कैश मार्केट में 86,000 करोड़ फ्रेश इन्वेस्टमेंट हुआ है। उसके कंपैरिजन में म्यूचुअल फंड में 16 लाख करोड़ के आसपास पैसा आया। अभी जो नया इन्वेस्टर आ रहा है शायद वो एफ&ओ में ज्यादा जा रहा है। तो जैसे मैंने आपको बोला, इस साल 8,700 करोड़ रुपया एनएससी के कैश मार्केट में इन्वेस्टर ने डाला है, लेकिन एफ&ओ के अंदर वो पैसा 60,000 करोड़ रुपया है। तो स्टॉक में डेबलिंग कम हो रही है, एक्चुअली डेबलिंग ज्यादा एफ&ओ में हो रही है। जो डीमैट अकाउंट खुल रहे हैं ना, वो एफ&ओ के अंदर खुल रहे हैं। तो आप कितना भी कहें, हम कितना भी कहें, लेकिन स्पेकुलेशन है ना, ये खून में दौड़ता है लोगों के, वो एडिक्शन हो जाता, बंद नहीं कर पाते। सेबी कितना भी डिस्क्लेमर दे, तो उनसे दूर रहे। लार्ज कैप में पैसा डालें इस साल, एसआईपी के थ्रू, एसटीपी के थ्रू पैसा डालें। और एक बात का जरूर ध्यान रखें कि अगर आपने ब्रॉड मार्केट में पैसा डाला है, मार्केट में पैसा डाला, मार्केट टूटा, आपका एनएवी गिरा, आपका पैसा भी गिरा, उसका इलाज है, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट वापस रिकवर होता है, एनएवी वापस रिकवर होती है, आपका पैसा बनता है। लेकिन जो पैसा आप डाले नहीं, जो पैसा आप निकाल लिए, उसका कोई इलाज नहीं है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। ये आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली, क्योंकि एक्चुअल में जो नए नए इन्वेस्टर्स आते हैं ना, वो हमेशा एक एड्रेनल रश लेकर आते हैं अपने साथ, और फिर वो बहुत ज़्यादा ना चिंता नहीं करते इधर उधर की, लेकिन उनको मार्केट सब कुछ सिखा देता है। और ये एक शाश्वत सत्य है कि आपको मार्केट सब, अब आपके ऊपर है, आप कब सीखते हैं। आप जितना जल्दी सीखें या फिर आप बड़े जोखिम उठाकर सीखें, ये आपके ऊपर है। तो कम से कम जोखिम, सही स्ट्रैटेजी, कहाँ निवेश करना है, कैसे करना है,
इसी के लिए आज हम आपकी तैयारी कर रहे हैं। पंकज जी, अब अगर मैं सिर्फ जो फिक्स्ड इंटरेस्ट वाले जो चीज़ें हैं उसमें अगर मैं बोलूँ आप पे एनपीएस, क्योंकि एक आम आदमी जो अगले साल शायद उसकी नई नई नौकरी भी लगेगी, या कोई एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में था वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी आएगा, बहुत सारे लोग होंगे, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? एक निवेश के लिए परफेक्ट स्ट्रैटेजी क्या हुई? एफडी में जाएं, फिक्स डिपॉजिट एनपीएस में जाएं, क्या उनके लिए निवेश का मंत्र देंगे सर? देखिए दीपक जी, जब बात आती है इन्वेस्टमेंट की तो बहुत सारे एसेट क्लासेस हैं, बहुत सारे तरह के प्रोडक्ट्स हैं, सभी की अपनी इंपॉर्टेंस है। तो यदि आप बात कर रहे हैं कि आपको कुछ समय के लिए पैसा पार्क करना है, लिक्विडिटी की भी आपको चिंता ना हो और आपको फिक्स रिटर्न चाहिए, तो वहां पर फिक्स डिपॉजिट भी कंसिडर किया जा सकता है। और उसी तरह से इवन आपके पास डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स की चॉइस भी है, तो वहां पर भी पैसा पार्क कर सकते हैं। फिर रिटायरमेंट की आप बात कर रहे हैं, तो वैसे तो खैर म्यूचुअल फंड्स डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में आपकी मदद करेंगे, लेकिन एनपीएस भी एक जरिया है और एनपीएस ऑलमोस्ट म्यूचुअल फंड की तरह ही है, क्योंकि यहाँ पर भी जो पैसा होता है वो इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, या इस तरह से पार्क होता है। और ये डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा इक्विटी में एलोकेट करते हैं, उसी हिसाब से आपके रिटर्न्स भी निर्भर करेंगे। अंतर यह है कि यहाँ पर लिक्विडिटी जो होती है वो बहुत ओवर है, और दूसरी बात आपको कंपल्सरली कुछ पैसा अपना पेंशन के लिए यूज करना पड़ता है, जबकि म्यूचुअल फंड में जब चाहें आप पूरा पैसा भी विड्रॉ कर सकते हैं। बट अदरवाइज जो रिटर्न्स हैं, जो परफॉर्मेंस है, वो डिपेंड करेगी अंडरलाइंग एसेट की परफॉर्मेंस पर। उसके अलावा हमारे पास कुछ चॉइसेस होती हैं, जैसे कि स्मॉल सेविंग स्कीम्स की, चाहे वो मंथली इनकम स्कीम हो या फिर एनएससी हो। तो जो ऐसे इन्वेस्टर्स बिल्कुल मार्केट की वॉलेटिलिटी को बिल्कुल भी नहीं टेस्ट करना चाहते, बिल्कुल भी उसमें रहना नहीं चाहते हैं और फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए एफडी के साथ साथ ये अच्छे विकल्प हैं। पोस्ट ऑफिस का टाइम डिपॉजिट है जो बिल्कुल एफडी जैसा होता है। उसके अलावा जैसे मैंने कहा एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र, ये भी कुछ चॉइसेस हैं। बट फिर भी मैं कहूंगा, क्योंकि यदि इन्फ्लेशन को बीट करना है तो लॉन्ग टर्म में इक्विटी यहाँ पर आपकी मदद कर सकेगी। हाँ, थोड़ा गोल्ड का भी आपके पोर्टफोलियो में समावेश होना चाहिए, और उसके लिए या तो गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड सेविंग्स म्यूचुअल फंड्स, और या फिर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो कि सरकारी बॉन्ड्स होते हैं गोल्ड के, उसकी तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाना चाहिए। चलिए, तो चाहे एंट्री लेने वाले लोग हों, अगले साल जिनकी नौकरियां लगेंगी, अगले साल जो कमाई शुरू करेंगे, या फिर पहले से निवेशित लोग हैं, हमने सबके लिए स्ट्रैटेजी बता दी। हमने बता दिया ग्लोबल मूड माहौल कैसे रहने वाला है, घरेलू बाजारों की स्थिति क्या है, और आपको निवेश के कौन से रास्ते पर जाना है। मुझे लगता है ये शो 2024 के लिए, निवेश के लिए बेस्ट शो होने वाला है। किसी को गिफ्ट करना चाहो ना, अगर न्यू ईयर का कोई गिफ्ट देना है, इसको डाउनलोड करके, डाउनलोड मत कीजिए, इसको लिंक समेत भेजिए। बग्गा सर कुछ कहना? यस सर। नहीं, एक आखिरी नुस्खा बोलना चाहूंगा दीपक जी, क्योंकि ये महारथी मेरे साथ बैठे हैं, विजय साहब और पंकज जी। बट गरीब कौन है? गरीब है जो बचत नहीं कर पाते हैं, और पहले अर्जित नहीं कर पाते हैं और बचत नहीं। मिडिल क्लास कौन है? जो सेविंग कर लेते हैं। तो मेरे पुराने दोस्त उदय कोटक जी क्या कहते हैं? भारत नेशन ऑफ सेवर्स है, नेशन ऑफ इन्वेस्टर नहीं है। और अमीर कौन बनता है? जो सेव करके इन्वेस्ट होता है, जो निवेशित रहते हैं। पहले निवेश करो और फिर निवेशित रहो, मार्केट साइकिल के दौरान आप अमीर बन जाओगे। तो गरीब से, मिडिल क्लास से लेकर अमीरी का जो रास्ता है वो निवेश के द्वारा जाता है। पहले बचत करिए और उसको निवेश करिए, वही एक तरीका है अमीर बनने का। सर मुझे तो लगता है हम तो बचत की और निवेश की बात कर रहे थे, आपने जाते जाते अमीर बनने का नुस्खा दे दिया। तो 2024 में अमीर कैसे बनना है ये भी सर ने बता दिया, और उसकी बुनियाद कैसे रखनी है ये विजय सर ने, पंकज सर ने बहुत अच्छे से बताया। थैंक यू सो मच सर। अमीरी के इस नोट पर हम शो को ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप तीनों को सर, हमारी और हमारे दर्शकों की तरफ से नए साल की, और आपकी तरफ से हमारे दर्शकों के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी खबर आपका फ़ायदा में इतना ही। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।